3 अक्टूबर 2025 की बात है दोस्तों। लखनऊ के सीजीआई इलाके का रहने वाला एक 20 साल का लड़का अपनी मां को नानी के घर से वापस अपने घर पे लेकर आता है। अब ये लोग माँ बेटे जो हैं घर पे आए ही होते हैं कि तभी इनके घर में कुछ नकाबपोश घुस आते हैं और इनके घर में लूटपाट करने लगते हैं। लड़का सहम जाता है, उसकी माँ सहम जाती है। अब ये लूटपाट करने वाले जो डकैत होते हैं इनके घर में डकैती डाल रहे होते हैं, अलमारियों को खोल रहे होते हैं, जो कीमती सामान होता है उसे निकाल रहे होते हैं। तभी क्या होता है, जो माँ है रेनू यादव वो उन डकैतों का सामना करती है और जब उन डकैतों का सामना किया जाता है तो वो डकैत क्या करते हैं, रेनू यादव के ऊपर हमला कर देते हैं और इस लड़के के ऊपर भी हमला कर देते हैं। अब इनके ऊपर जो है वो धारदार हथियार से हमला कर रहे होते हैं। माँ बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन लड़का जो है जैसे तैसे करके घर में से भाग जाता है, बच जाता है और भागते भागते वो अपने मामा को फ़ोन करता है और कहता है कि घर में कुछ डकैत घुस आए हैं और वो हमारे घर में लूटपाट कर रहे हैं और माँ को उन्होंने पकड़ा हुआ है, वो माँ के साथ मारपीट कर रहे हैं और मैं बाहर जा रहा हूँ मदद के लिए। अब दोस्तों मामा को फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन करता है अपने दोस्तों को और उनको भी यही वाली बात बताता है कि घर में डकैत घुस आए हैं, डकैतों को माँ ने घेर लिया है और मैं मदद के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई है, डकैत घर में लूटपाट कर रहे हैं। अब दोस्तों होता क्या है, इसके थोड़ी देर बाद ही इस लड़के का मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब इस लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, इसका मतलब क्या मानेंगे आप, या तो इस लड़के की मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन हो गई है या फिर ये लड़का जो है डकैतों के हाथ में पड़ गया है और अब इसके साथ भी कुछ गलत हो गया है। क्योंकि जब महिला की लाश घर में पाई थी उसके बाद लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ और इसका भी कोई अता पता नहीं था। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले की छानबीन करते हैं और जब इस पूरे मामले की छानबीन होती है तो दोस्तों एक ऐसी कहानी निकल के सामने आती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों आज इसी कहानी के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर वो डकैत कौन थे जो कि घर में अचानक से घुस आए, माँ की हत्या कर दी गई और लड़का गायब हो गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और लखनऊ का ही एक थाना लगता है, थाना पीजीआई, और पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है बाबूखेड़ा। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 3 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का होता है जिसका नाम था नितिन यादव। नितिन यादव की उम्र महज 17 साल है। वो अपने चाचा के घर पे था, उसका घर नज़दीक में ही था। अब होता क्या है, वो अपने घर पे जाने के अपने चाचा जी से कहता है तो चाचा जी कहते हैं थोड़ी देर और बैठ जाओ, तो वो कहता है नहीं भैया माँ को लेके घर पे आया है, माँ आई होगी तो मैं जा रहा हूँ, माँ कई दिन से बाहर थी, अब माँ आ गई होगी। अब नितिन यादव क्या करता है, अपने घर चला जाता है और जैसे ही वो घर पे जाता है दोस्तों, घर का दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा खोलते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल घर के अंदर का जो नज़ारा था वो इतना खौफनाक था कि वो उसे देख ही नहीं पा रहा था। घर की हर दीवार पे खून के छींटे लगे हुए थे, उसकी माँ ज़मीन पे पड़ी हुई थी और पूरी खूनम खून हो रही थी। उसकी बगल में एक पेचकस पड़ा हुआ था जो कि खून से सना हुआ था। घर के अंदर ही एक सिलेंडर था, वो भी खून से सना हुआ था और घर का जो कीमती सामान था वो सब बिखरा हुआ था, अलमारी खुली हुई थी। ये देखते ही वो चौंक जाता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है और जैसे ही उसके मुंह से चीख निकलती है तो जो चीख है वो बाहर तक जाती है, उसके चाचा के घर तक जाती है। चाचा के परिवार के लोग भागे भागे आते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वो लोग भी वहाँ पे देखते हैं तो वो लोग भी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, पीटने लगते हैं। अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ जाते हैं। पूरे गांव में खलबली हो जाती है कि एक महिला की हत्या कर दी गई। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो इस महिला का पति है राकेश यादव, जो कि डेयरी चालक है यानी कि डेयरी चलाता है, उस तक ये खबर पहुंचाई जाती है कि आपकी पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश घर के अंदर पड़ी हुई है। तो राकेश यादव जो है उस समय जानवरों को चराने के लिए गया हुआ था
वो भी दौड़ा दौड़ा आता है घर पे, और घर पे आके अपनी पत्नी की लाश को देखकर चौंक जाता है। अब उससे पूछा जाता है कि आपके घर से क्या क्या चीज़ गायब हुआ है ये बताइए, क्योंकि पूरे घर को देख के ऐसा लग रहा था कि मानो घर में लूटपाट हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। अब पुलिस क्या है, पुलिस की कई सारी टीम आ गई थी और पूरे घर की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही थी कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। राकेश यादव से पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में क्या क्या था, तो वो बताता है कि मेरे घर में 40,000 रुपये की कैश था, यानी कि नगद जो है उसके घर में 40,000 रुपये थे, और उसके घर की जो अलमारी है उसके अंदर सोने चांदी के सारे जेवरातों को लगा के लगभग 7-8 लाख रुपए के जेवरात होंगे, यानी कि जेवरात और जो नगदी है उसे मिला के मान लो 8.5 लाख रुपए के आसपास के पूरा मामला चोरी हुआ है, उसके घर से लूटपाट हुई है। अब क्या होता है, अब राकेश यादव से पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, उन सबके बारे में बताओ। तो वो बताता है, एक तो मैं रहता हूँ यानी कि राकेश यादव जो कि डेयरी का काम करता है, दूसरी उसकी पत्नी थी रेणु यादव जिसकी उम्र 45 साल है, जो मरी हुई जमीन पर पड़ी हुई है। उसके 3 बेटे हैं, जिसमें पहले का नाम है प्रीत यादव, दूसरे का नाम है निखिल यादव और तीसरे का नाम है नितिन यादव। अब प्रीत यादव और नितिन यादव तो घर पे थे, लेकिन निखिल यादव घर पे नहीं था। उसके फ़ोन को मिलाया जाता है और जब उसके फ़ोन पे संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब उसके फ़ोन की सर्विलांस निकाली जाती है। सर्विलांस निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसने जो है आखिरी बार अपने मामा से बात की है और अपने कुछ दोस्तों से बात की है। अब उन दोस्तों से संपर्क किया जाता है, उस मामा से संपर्क किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपसे आखिरी बार क्या बात हुई थी। तो वो बताता है, निखिल यादव जो है वो बताता है कि उसने एंड में जो फ़ोन किया था आखिरी, उसने कहा था कि घर में लुटेरे घुसाए हैं, डकैत घुसाए हैं और उन्होंने माँ को घेर लिया है और माँ के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो लोग मेरा पीछा भी कर रहे हैं। अब मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके पास हथियार हैं, इसलिए मैं बाहर आ गया हूँ मदद के लिए, मदद मांगने के लिए मैं बाहर आया हुआ हूँ, मेरे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। इसके बाद में जो निखिल यादव है उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया है। अब जो राकेश यादव है निखिल यादव के पिता, वो कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी की तो हत्या हो गई है, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे निखिल यादव के साथ कुछ गलत हो जाए, आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे घर में एक लाश ही काफ़ी है, मैं और नहीं चाहता कि मेरे घर में कुछ गलत हो। अब दोस्तों पुलिस वाले जो हैं निखिल यादव को ढूंढने में लग जाते हैं, उसकी सीडीआर निकलवाते हैं, कहाँ कहाँ तक जा सकता है, किस किस से बात करता है, पूरी डिटेल लेते हैं, लेकिन निखिल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब जिनके घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है तो पता चलता है कि निखिल यादव जो है मोटरसाइकिल पे जा रहा था। अब एक सीसीटीवी कैमरे में उसको जाता हुआ देखा गया है, ना उसके आगे कोई था ना उसके पीछे कोई था और ना ही वो किसी गुस्से में था, उसकी पीठ पर एक बैग था। पुलिस वालों को पूरा शक निखिल यादव के ऊपर हो जाता है और जब निखिल यादव के ऊपर शक होता है तो निखिल यादव का पिता राकेश यादव पुलिस वालों के ऊपर उल्टा दबाव डालता है, उनके बारे में बोलता है कि जो पुलिस की टीम है वो मेरे बेटे को फंसा रहे हैं, ना कि उन गुंडों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने मेरी पत्नी को मारा है और मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। अब इसके बाद निखिल यादव के नंबर को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है और उसकी फ़ोटो जो है अखबारों में छप जाती है और जब ये फ़ोटो अखबारों में छप जाती है तो उसके बाद होता क्या है दोस्तों, फतेहपुर का एक लड़का होता है, फतेहपुर में बैठा हुआ होता है, चाय की दुकान पे चाय पी रहा होता है, उसी समय पे वो अखबार उठा लेता है और अखबार में वो कुछ ऐसा देखता है कि उसे देखते ही वो चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए वो क्या करता है, जो उसके जानने वाले थे अपने जानने वालों से संपर्क साधता है और उनको अखबार का वो फ़ोटो दिखाता है और उनसे पूछता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। तो उसके साथ वाले कहते हैं कि तुम ऐसा करो, सीधे पुलिस के पास जाओ और पुलिस को सारी कहानी बता दो। अब वो लड़का क्या करता है, सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, ये जो है 3 अक्टूबर 2025 की शाम की बात थी, लगभग 5-6 बजे के आसपास का समय होगा। एक लड़का था जो कि लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे बैठ के बहुत बुरी तरह से रो रहा था, जो कि लगभग 20-21 साल का होगा देखने में। अब क्या होता है, वो लड़का रो रहा था तो जो लड़के ने फ़ोटो देखा था वो उस लड़के के पास जाता है, उसे पानी पिलाता है और उससे पूछता है
कि भाई तुम रो क्यों रहे हो। तो ये बताता है कि भाई मेरी माँ मर गई, मेरे पिता मर गए, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या, मेरे खाने के लाले हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, अब बताओ मैं कहाँ जाऊं। तो ये दूसरा लड़का है, इसके बारे में इससे पूछता है तो ये बताता है कि मेरा नाम निखिल यादव है, मैं बीए पढ़ा हुआ हूँ। अब ये दूसरा लड़का क्या करता है, ये कहता है कि देखो तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, वहाँ पे जो काम मैं करता हूँ वही काम तुम करो, और जो भी पैसा आएगा उसे बांट लेंगे दोनों भाई और वहीं पे रहेंगे। अब क्या होता है, जो निखिल है उस लड़के के साथ उसके गांव फतेहपुर चला जाता है। अब जब वो फतेहपुर चला जाता है तो उसके गांव में रहकर ही काम कर रहा था, अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया हुआ था, किसी को अपने बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन जो फतेहपुर वाला लड़का है वो क्या करता है, वो पुलिस को जाके सारी बात बता देता है और पुलिस की टीम सीधे इस लड़के के गांव फतेहपुर आती है और फतेहपुर में आते ही जो निखिल है इसके गांव में बैठा हुआ था उसे गिरफ्तार कर लेती है और सीधे उसे उठा के लखनऊ लेके आती है पीजीआई थाने। और फिर वहां पे आके उससे पूछा जाता है कि अब तुम अपने मुंह से सब कुछ बताओगे या हम अपने हिसाब से तुमसे पूछें। अगर तुम अपने मुंह से सब कुछ बता दोगे तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने हिसाब से पूछना अच्छी तरह से आता है। इसके बाद जो निखिल है वो अपना मुंह खोलता है कि आखिर हुआ क्या। अब होता क्या है दोस्तों, लगभग 2 साल पहले की बात है। निखिल यादव जो है वो अखबार पढ़ रहा था। अखबार में जो है बैटिंग एप्लीकेशन के बारे में कोई इश्तहार आया था। अब इश्तहार आया था तो इसने सोचा कि क्यों ना इसको डाउनलोड किया जाए और इससे पैसे कमाए जाएं, क्योंकि जो बैटिंग एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन है, ये लोग क्या है लालच देते हैं। बड़े बड़े नेता अभिनेता भी इनका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब लालच आता है तो ये क्या करता है, अपने उस मोबाइल में जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद ये बैटिंग करना शुरू करता है। अब बैटिंग करना शुरू करता है तो ये क्या है, पैसे जीतता है। अब पैसे जीतता है तो ये बड़ा खुश होता है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब भी हम कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डालते हैं तो कई बार अलाउ का ऑप्शन आता है, तो उसमें क्या है कोई पढ़ता नहीं है। उसमें लिखा होता है कि हम आपके मोबाइल को देख सकते हैं, आपके फ़ोटो वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, आपके मोबाइल की जानकारी ले सकते हैं। तो निखिल क्या करता है, और आमतौर पे सभी लोग यही करते हैं कि अलाउ या यस के बटन दबा देते हैं। निखिल भी यही करता है, अलाउ। तो इसके मोबाइल का जो एक्सेस है, जो गेम खिला रहे थे उनके मोबाइल में चला जाता है, यानी कि अब इसके मोबाइल की पूरी जानकारी उन लोगों के पास है। अब निखिल क्या करता था, गेम खेलता था। अब गेम खेलता था तो शुरुआत में 2000, 5000, 10,000 रुपये ऐसे कमाए। अब जैसे ही इसने कमाए तो ये बड़ा खुश हुआ कि भैया घर पे बैठे बैठे ही काम हो रहा है। पिताजी तो डेयरी पे जाते हैं, गाय भैंसों को चराते हैं, तब भी पैसे नहीं कमा पाते, मैं तो घर पे बैठे बैठे ही कमा रहा हूँ। तो निखिल बड़ा खुश होता है। अब क्या करता था, ये घर पे बैठे बैठे गेम खेलता रहता था, 10-5 हज़ार रुपये ऐसे कमाता रहता था। लेकिन ऐसा हमेशा तो होगा नहीं कि तुम हमेशा गेम को जीतते रहो, कभी कभी हार भी जाता था। अब धीरे धीरे करके क्या होता है, कई स्टेज पार कर लेता है और उस स्टेज को पार करने के बाद मोटी रकम लगाई जाती है। अब मोटी रकम के लिए भी पैसे चाहिए। अब क्या होता है, ये अपने साथ वालों से, अपने यार दोस्तों से उधार लेता है और उधार लेने के बाद फिर गेम में लगा देता है। अब गेम में लगाता है तो ये जैसे मान के चलिए 10 बार गेम खेल रहा है तो उसमें 2 बार तो जीतता था, 8 बार हारता था। अब हारता जाता ज़्यादा था और जीतता कम था। बहुत परेशानी वाली बात, पैसे की भी कमी पड़ रही है। तो ये क्या करता है, अपने जानने वालों से तो उधार लेता ही लेता है। इसके बाद में जो बहुत सी एप्लीकेशन है जिनसे कि ऑनलाइन उधार लिया जा सकता है लोन, जैसे कि मान के चलो एम पॉकेट, मान के चलिए राम है, फ्लैश वॉलेट है, और भी ऐसी बहुत सारी हैं। ऐसी वेबसाइटों से क्या करता है, ये लोन ले लेता है। अब इनसे भी लोन ले लिया जाता है। अब ये गेम हार रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए ये क्या करता था, चुपचाप घर में से अपनी माँ के गहनों को चुराता था, बाज़ार में जाके बेचता था, उसके बाद पैसों की व्यवस्था करके फिर से उसी गेम में लगा दिया करता था। अब इसका मोबाइल देखा जाता है, मैं आपको पहले बताता हूँ। इसका मोबाइल देखा जाता है तो एक गेम होता है एविएटर गेम पे इसने बहुत पैसा लगाया था और लगभग इसने पूरी साल में जब इसका ट्रांजैक्शन देखा जाता है तो 50 लाख रुपए का इसके मोबाइल में ट्रांजैक्शन होता है इसके अकाउंट में, और इसके माइनस में जो चल रहा होता है ये 10 लाख में चल रहा होता है दोस्तों। 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन और 10 लाख रुपए के लॉस में था ये। अब क्या होता है, अब ये जो है घर से पैसे चुराता था। इसने सोचा कि गेम खेलना बंद कर दूं, क्योंकि गेम खेलना बंद कर दूंगा भैया 10 लाख रुपए का लॉस है वो यहीं पर रुक जाएगा। लेकिन इसके अलग एक चीज़ और होती है,
इसकी एक महिला मित्र होती है। उस महिला मित्र से भी इसने उधार लिए हुए थे, लेकिन उस महिला मित्र के साथ इसके कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो थे जो कि इसके मोबाइल में थे, और जो उसके मोबाइल में आपत्तिजनक फ़ोटो थे वो लोग जो क्या हैं, जो गेम खिलाते हैं, इसका पूरा मोबाइल का एक्सेस तो उनके पास है, तो फ़ोटो सारे उसके पास चले जाते हैं गेम खिलाने वालों के पास। तो वो लोग जो है इसे जो है ब्लैकमेल करते हैं, इससे कहते हैं कि तुम्हें गेम खेलना ही पड़ेगा। अब ये लड़का क्या करे, गेम भी खेलना है, इधर से जिनसे एप्लीकेशन वालों से लोन लिया है वो लोन वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, वो अलग से धमकी दे रहे हैं कि भैया जो पैसे दिए उनको हमें वापस करो। यार दोस्तों से पैसे लिए वो भी पीछे पड़े हुए हैं कि जो पैसे लिए हमें वापस करो। टोटल मिला के 10 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्जा था, घर में से कुछ पैसे चुराता था और उसके बाद में जो है उसको बेच कर अपने यार दोस्तों का खर्चा पूरा करता था और जो लोन लिया हुआ था उनको पैसे भी देता था। लेकिन इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब इसको बहुत ज़्यादा धमकी मिलने लगती है तो इसकी जो माँ है, अब आते हैं माँ के ऊपर। माँ जो है 1 अक्टूबर 2025 को इसकी नानी के घर गई थी, यानी कि काकोरी गांव गई हुई थी। अब 1 अक्टूबर 2025 को वहाँ पे गई हुई थी नानी के घर पे, तो होता क्या है 3 अक्टूबर 2025 को ये अपनी माँ को लेने के लिए काकोरी गांव पहुँच जाता है ताकि ये अपनी माँ को वापस ले जाए। अब सुबह ही सुबह ये पहुँच जाता है तो दोपहर के लगभग 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ये अपनी माँ को लेकर वापस आ जाता है अपने गांव। अब इसकी माँ घर पे आती है, घर के जो काम काज होते हैं उन्हें करती है। इसकी माँ के पास अलमारी की चाबी थी। अब इसकी माँ जो है अलमारी की चाबी को आके जहाँ पे रखती थी वहाँ पे रख देती है और अपने काम में लग जाती है। अब ये देखता है लड़का कि इसकी माँ ने अलमारी की चाबी जो है रख दी है, और माँ का जैसे ही ध्यान यहाँ से हटे ये अलमारी में से पैसे निकाल ले। अब इसकी माँ जो है घर के बाहर काम कर रही होती है, ये देखता है कि माँ घर के बाहर काम कर रही है, इसीलिए चुपचाप ये अलमारी की चाबी उठाता है, अलमारी खोलता है और वहाँ पे जो लगभग 40,000 रुपये कैश थे उनको निकाल लेता है, और इसके बाद जो माँ के गहने थे उनको निकालता है। अब ये जैसे ही मंगलसूत्र को निकाल के बाहर करता ही है और अलमारी का दरवाज़ा जैसे ही बंद करता है तो देखता है कि सामने माँ खड़ी हुई है, और माँ जैसे ही देखती है कि बेटे के हाथ में उसका मंगलसूत्र है और कुछ पैसे हैं, तो वो अपने बेटे से कहती है कि बेटा बड़े दिन से मैं यही सोच रही थी कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं, तू लेके जा रहा है। अब तेरे पापा को आने दे, अब तू उनसे ही बात करियो कि इतने दिन से मैं उनसे लड़ रही थी कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, मेरे घर मेरे गहने हैं वो कहाँ जा रहे हैं, मुझे क्या पता था कि तू लेके जा रहा है। अब इसकी माँ जो है उसको डांटने लगती है, फटकारने लगती है और कहती है कि तेरे पापा को आने दे, जब मैं तुझे बताऊँगी। इतने में जो है ये लड़का डर जाता है, क्योंकि इसकी माँ इसके बाप को बता देगी कि यही अब तक पैसों को चुरा रहा था, जो गहने गायब हो रहे थे यही कर रहा था। इसीलिए ये क्या करता है, उस समय घर में टीवी चल रही थी, टीवी की आवाज़ को तो तेज कर देता है जब इसकी माँ इसको डांट रही होती है, और नज़दीक में ही एक पेचकस पड़ा होता है। उस पेचकस को उठा के तुरंत ही सीधे अपनी माँ की गर्दन में देता है और गर्दन में घुसोड़ देता है और फिर उसे बाहर निकालता है। इसकी माँ की आवाज़ वहीं पर रुक जाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, झटपटाती है, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही होती है। टीवी की आवाज़ तेज होती है, घर के अंदर क्या हो रहा है किसी को ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये अपनी माँ के ऊपर ताबड़तोड़ उसी पेचकस से हमला करता है। इसकी माँ खूनम खून हो जाती है और ज़मीन में पड़ी तड़प रही होती है। ये वहाँ पे खड़ा होकर अपनी माँ को देखता है और ये सोचता है कि माँ कहीं बच ना जाए, अगर माँ बच गई तो सब जगह इसके बारे में बता देगी और ये जेल जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, घर के अंदर एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर को लेके आता है और फिर अपनी माँ के पास जाता है और उस सिलेंडर को उठा के अपनी माँ के ऊपर जोर जोर से मारने लगता है मुंह की तरफ, ताकि इसकी माँ मर जाए, उसकी आवाज़ बंद हो जाए और जो झटपटा रही थी वो झटपटाए ना। ये 1 बार 2 बार 3 बार जाके अपनी माँ के मुंह पे सिलेंडर से वार करता है। दोस्तों अमूमन सिलेंडर जो है 15 किलो का होता है, उसके अंदर गैस है तो 15 से 20 25 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं मानता, ये अपनी माँ के मुंह पे उस सिलेंडर को मारता रहता है। देखता है कि माँ ने अब झटपटाना भी बंद कर दिया है, उसके मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकलती, तब इसे जाके थोड़ी शांति मिलती है। उसके बाद क्या होता है, अब तो इसने कत्ल कर ही दिया है अपनी माँ का। उसके बाद ये घर में जितने भी गहने होते हैं, जितना भी कैश होता है, सबको निकालता है, एक बैग में डालता है। इसके पापा की जो है बाहर बाइक खड़ी होती है, उस बाइक को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा था। और
फिर जाके अपने मामा को फ़ोन करता है, उनसे कहता है कि घर में लुटेरे घुस आए हैं, उन्होंने माँ को पकड़ लिया है, माँ को मार रहे हैं, मैं जैसे तैसे बच गया हूँ, मैं मदद के लिए बाहर आया हूँ। अपने दोस्तों को भी यही कहता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है और लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास जाता है और वहाँ पे जाके क्या है, पहले तो अपनी मोटरसाइकिल को लगाता है साइड में और स्टेशन के अंदर जाके थोड़ा बहुत तो दुख होगा भाई, माँ मरी है, अंदर जाके ये रो रहा होता है या फिर नाटक कर रहा होता है। तभी इसे फतेहपुर का वो लड़का मिलता है। वो लड़का इससे पूछता है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो इस लड़के को बताता है कि मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं, मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या। तो फतेहपुर का लड़का जो है इसे अपने साथ अपने गांव ले जाता है, वहाँ पे काम देता है, रहना खाना सब कुछ देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वही फतेहपुर वाला लड़का अखबार में इस लड़के की यानी कि निखिल यादव की फ़ोटो देख लेता है और उसके नीचे लिखा होता है कि निखिल यादव ने अपनी माँ की हत्या कर दी है। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, अपने जानने वालों को ये वाली बात बताता है। वो बताता है कि मेरे घर पे भी वही लड़का है जो कि इस अखबार में है, सब कुछ वही है। तो इसके जानने वाले इससे कहते हैं कि तुम सीधे पुलिस के पास जाओ। ये लड़का पुलिस के पास जाता है, पुलिस को सारी कहानी बताता है। पुलिस इस लड़के के घर पे आती है और निखिल यादव को गिरफ्तार करती है और इसके बाद पूरे केस का खुलासा हो जाता है कि लड़के ने ही बैटिंग ऐप के चक्कर में अपनी माँ की हत्या की, अपने घर में चोरी की और इसके बाद वो भाग गया। इसके बाद दोस्तों निखिल यादव को पकड़ के लाया जाता है थाने में। और पहले तो इसका बाप मान नहीं रहा था कि राकेश यादव, वो सोच रहा था कि पुलिस जो है, जो चोर उचक्के हैं उन्हें बचा रही है, इसके बेटे को फंसा रही है, इसीलिए उसने पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया। लेकिन बाद में क्या होता है, निखिल यादव के सामने राकेश यादव को लाया जाता है यानी कि बाप को, और बाप अपने बेटे से पूछता है कि बेटा सही बता, क्या तूने ही अपनी माँ की हत्या की है? सही बता, क्या तूने ही घर में चोरी की है? अब जो बेटा है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते रोते बोलता है कि हाँ पापा, मैंने ही माँ की हत्या की है, मैंने ही घर में चोरी की है और चोरी करके मैं ही भागा था। इसके बाद जो राकेश यादव है इस लड़के का बाप, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है, इसने मेरी पत्नी की हत्या कर दी है, इसे तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद लड़के को ले जाया जाता है। उसके बाद जो राकेश यादव है वो तो अपने बच्चों पे विश्वास करता था और ज़्यादातर यही होता है कि जो माँ बाप ये बोलते हैं कि मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता, वही ऐसे निकलते हैं। ज़्यादातर ऐसा ही होता है ज़्यादातर कहानियों में। दोस्तों अब निखिल यादव जो है जेल जा चुका है। राकेश यादव अपने घर पे अपनी किस्मत को कोस रहा है कि उसने ऐसे बेटे को क्यों जन्म दिया, क्यों पाला। दोस्तों कहानी सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको व्याकुल करना नहीं है, बस आपको समझाना है और बताना है। बताना ये है कि आप अक्सर आपके मोबाइल पे ऐप आते होंगे, बैटिंग ऐप, गेमिंग ऐप। इसमें क्या होता है, शुरुआत में तो पैसे जिताते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको उस जाल में ऐसा फंसाया जाएगा तो उसके बाद में आप उसमें पैसे डालते डालते परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसका पेट नहीं भरेगा। और अभी मैंने आपको 2-4 दिन पहले भी एक और कहानी सुनाई थी, उसने अपनी माँ की हत्या की थी लड़के ने। और एक कहानी में तो लड़के ने ही आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसने 14 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसी के घर में, मतलब छोटे मोटे परिवार के साथ ही हो रहा है। अभी 3 दिन पहले अक्षय कुमार एक कॉलेज में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि उनकी बेटी जो है एक गेम खेलती थी ऑनलाइन गेम पे उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पूछा कि तुम लड़का हो कि लड़की हो? तो ये लड़की बोलती है लड़की हूँ। पहले तो बड़ी इज्जत से बात कर रहा था, उससे पूछा कहाँ की रहने वाली हो? उसने बोला मुंबई की हूँ। थोड़ी देर तक अक्षय कुमार की बेटी से बात हुई। उसके बाद में उसने, आजकल बहुत से गेम ऐसे उनमें बात कर सकते हैं, कहीं और कोई प्लेयर बैठा है तो आपस में बात कर सकते हैं। तो वो लड़का क्या कहता है कि ऐसा है, तुम मुझे अपनी कुछ फ़ोटोज़ भेजो, और फोटोज़ भी ऐसी वैसी नहीं, न्यूड फोटो। अक्षय कुमार ने अपने मुंह से कहा था। आप चाहें तो आप इसको यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। अब बताइए, ये छोटे मोटे लोग, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे के साथ हो रहा है, अक्षय कुमार तक के घर की कहानी है ये वाली। तो जो बैटिंग ऐप पे बैठे हुए हैं वो कहीं पे भी किसी के साथ भी कैसा भी फ्रॉड कर सकते हैं, इसीलिए ऐसे गेमों से बचना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।